हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एटॉमिक फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग अभी जो पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं और एब्जॉर्प्शन से कब मिलता है, इमिशन से कब मिलता है, उसको लर्न करते हैं। इसको रिलेट करने के लिए आपको बोर मॉडल याद दिलाते हैं। लास्ट वीडियो में आपने बोर मॉडल को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग कई सारे पॉइंट्स आपने लर्न किए, जैसे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, रेडियस के बारे में भी आपने देखा, वेलोसिटीज़ के बारे में देखा। वो सारे इन्फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बोर मॉडल के बेसिस पर अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होती है, डिफरेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट ऑर्बिट्स, उसको हम इस तरह से एनर्जी के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये लाइंस के फॉर्म में दिखाते हैं। ये जो बॉटम लाइन है ये आपको फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में बता रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर होगा तो उसके पास कितना एनर्जी रहेगा। इसको हम लोग क्वांटम नंबर n से लिखते हैं, n इक्वल टू 1, दैट्स द फर्स्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल यू कैन कॉल इट। इसके पास जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आप जानते हो कि जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला गया था इन जनरल एज पर दिस, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए जो इसकी एनर्जी रहती थी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट वाज -13.6 z² डिवाइड बाई n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ पर जेड इस बात पे डिपेंड करता था कि कौन से एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और एन इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एटम में किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये स्पेक्ट्रल एनर्जी जो है, एनर्जी का ऑर्डर है वो आपको समझने का और ये याद भी रखने का, ऐसा मैंने बोला पहले भी। और सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो फिर ये n इक्वल टू 2 हो गया। 2 के लिए जो एनर्जी आती है वो आप 13.6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, -3.4 रहेगा। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए जो एनर्जी रहती है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। n इक्वल टू 4 लेवल के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस तरह से चलती रहती है और लास्ट में जो मिलता है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब इनफाइनाइट लेवल पे हम चले जाएंगे, ऑर्बिट पे चले जाएंगे, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। हम लोगों ने ये भी बात की थी, जो टोटल ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है E1 E2 E3, ये टोटल एनर्जीज के बारे में बात कर रहा है। और टोटल एनर्जी जब तक निगेटिव रहती है तब तक वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाउंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड रहता है, और जब एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो वो बाउंड नहीं होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ओके, ये तो एनर्जी लेवल्स है जिसको हमको याद रखना होगा। जो लोवेस्ट है इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है कि ग्राउंड स्टेट पर है। और इसके बाद ऊपर इसके 1 के आगे जो होते हैं वो एक्साइटेड लेवल होते हैं। n इक्वल टू 2 इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n equal to 3 is known as the second excited state. So you need to remember कि जो टर्मिनोलॉजी है वो n की वैल्यू अगर 3 है तो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, n की वैल्यू 4 है तो वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, n की वैल्यू 6 है तो वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। इस तरह से चलता है। और n इक्वल टू 1 का मतलब ये ग्राउंड स्टेट होता है। जब हाइड्रोजन एटम आपके नॉर्मली अगर रूम टेम्परेचर पर रखे होंगे तो आप पाओगे कि वो ग्राउंड स्टेट पे पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई और एटम होगा तो हम उसको z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी सारी z² से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नौ पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए किसी एक कंटेनर में अपने या किसी रूम में हाइड्रोजन एटम्स को रखा हुआ है, और इस हाइड्रोजन एटम्स में हम लोग लेट से एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं, बेसिकली फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं, फोटॉन्स। जब ये लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तो आप पाओगे कि ये जो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स थे इनसे फोटॉन्स मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब एटम से या मॉलिक्यूल से या फिर जो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं उनसे जब फोटॉन्स की मीटिंग होती है तो वो फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
राइट। सो ये क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कि पहले ये नॉर्मल कंडीशन में थे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहे होंगे वो ग्राउंड स्टेट पे रहेंगे, यानी ये हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा। अब अगर उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एनर्जी मिल जाएगा, और वो जो एनर्जी आएगी तो वो लाइट की एनर्जी फोटॉन्स के पास जो थी वो अब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा, तो ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे चला जाएगा। सो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता था तो इससे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे जा सकता है, राइट। या फिर यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेकेंड लेवल पे जा सकता है, यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थर्ड एक्साइटेड लेवल पे जा सकता है, और मे बी फोर्थ एक्साइटेड लेवल पे जा सकता है, और मे बी nth लेवल पे जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। जब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जाएगा तो हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि आपसे बोलेगा कि वेरियस फोटॉन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ से फोटॉन्स को डाला, और फोटॉन्स की लेट से बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ थी, तो हर तरह की एनर्जी अवेलेबल थी। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन लगाते हो, स्क्रीन, तो स्क्रीन में आप पाओगे कि कुछ लाइट्स कुछ डार्क बैंड्स मिलने वाले हैं, यानी कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगी। तो वेवलेंथ मिसिंग होने का मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन पर, लेट्स से स्क्रीन को अगर हम लोग रेड कलर से बनाते हैं फिर उसको डार्क दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये स्क्रीन है। आप पाओगे कि इस स्क्रीन पर जब ये लाइट यहाँ से पास होकर के आगे जाएगी, सो ये लाइट इस तरह से आगे निकल करके यहाँ पे जाएगी, स्क्रीन पर इसकी इमेज बन रही होगी, लाइट स्प्रेडेड होगा। उस लाइट स्प्रेड में आप पाओगे कुछ पोर्शन लाइट का मिसिंग होगा, आई मीन लाइक कुछ पर्टिकुलर वेवलेंस गायब हो जाएंगे। सो अगर आपने बहुत सारी वेवलेंस लेकर के इसको इंट्रोड्यूस किया, लेट्स से अपने वाइट लाइट को इंट्रोड्यूस किया, तो वाइट लाइट में दे आर सेवरल नंबर ऑफ वेवलेंस, सो सर्टेन वेवलेंस के करस्पॉन्डिंग लाइट मिसिंग हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि डार्क लाइंस मिल रही है, सो वी कॉल देम एज अ डार्क लाइंस। सो डार्क लाइंस हमको कब मिलती हैं? डार्क लाइंस मिलती है एब्जॉर्प्शन में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये डार्क लाइंस का मतलब क्या है और ये क्यों बन रहा है। नाउ सपोज करो कि अगर ये अपने ये हाइड्रोजन एटम्स या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स को यहाँ पे नहीं रखा होता, तो अगर आपने यहाँ फोटॉन्स या लाइट को इंसिडेट कराया तो स्क्रीन पर आपको सारी लाइट्स अवेलेबल होती है, हर वेवलेंथ के, हर कलर के, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट अवेलेबल होती है। जब ये लाइट इससे पास करेगा तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। माइंड दिस लैंग्वेज, कुछ पर्टिकुलर फोटॉन्स को ही एब्जॉर्ब करेंगे, सभी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और उन पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल की तरफ मूव कर सके, यानी हायर एनर्जी लेवल पर जा सके। जिस फोटोन के करस्पॉन्डिंग उसको ये एनर्जी, लेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल मिलता है, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन का एटम, और उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो अब अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो फोटोन नाउ हैज गॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ने उसको कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर यहाँ पर या उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वेवलेंथ आना चाहिए, लाइट आना चाहिए, वो लाइट मिस हो गई, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे डार्क आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे ये डार्क लाइन है। सो वट एवर द वेवलेंथ्स आर मिसिंग that are going to produce these dark lines, and missing wavelengths means those photons have been absorbed by the electrons so that the electron can reach to their higher energy states. Now यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, वो केवल उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनको ये एनर्जी डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सभी को नहीं। लेट्स से कि अगर अपने को ये फर्स्ट वाला केस देखना है, तो फर्स्ट के लिए इन दोनों एनर्जी के बीच का गैप अगर आप निकालोगे तो ये गैप का रिक्वायरमेंट आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने वाला है। सो लेट्स से कि इस फोटोन के कॉम्बिनेशन में वो फोटॉन्स जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे, और इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ रही होगी वो वेवलेंथ अब मिस हो जाएगी, इसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग डार्क लाइन आपको मिलेगा। गॉट टू नो? सिमिलरली
अगर हम हायर लेवल की देखना चाहें तो इसके लिए जो अपने को मिलता है एनर्जी गैप, इन दोनों को E3 और E1 को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिमिलरली E4 E1 के करस्पॉन्डिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। सो उनके करस्पॉन्डिंग हमको डार्क फ्रिंज डार्क लाइंस मिलते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। सपोज कर लीजिए कि वो फोटोन के साथ क्या होगा, लेट से जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। सो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन होगा उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो पास होकर के सीधा चला जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइट जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। सो व्हाट आई सेड कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, वो केवल उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जो उनको हायर एनर्जी लेवल पे ले जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिट पर, अगर हम किसी ऑर्बिट की बात करें, लेट्स से एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि एक छोटा सा उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है और ये इनके ऑर्बिट्स हैं। अलग अलग ऑर्बिट पे उनके लिए स्पेसिफिक एनर्जी होती है और वो सभी एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक ऑल द एनर्जीज, दे टेक ओनली दी दोज एनर्जीज विच आर करस्पॉन्डिंग टू दीज ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट के लिए रेडियस भी फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है, इसलिए अगर एक फोटोन कोई दूसरा एनर्जी लेकर के मिल भी रहा है तब भी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और वही ऑब्जर्व करेंगे जो उनके एनर्जी गैप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कई बार आपसे पूछता है कि इस स्पेक्ट्रम के लिए जो, और ये स्पेक्ट्रा भी लिख देते हैं कि इसमें कितना टोटल लाइंस आने वाली हैं। तो वो लाइन इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे एटम्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जनरली वो आपको ग्राउंड स्टेट से बोलेगा, तो ग्राउंड स्टेट से आपको जाना होगा नेक्स्ट लेवल पर, फिर नेक्स्ट लेवल पर, फिर नेक्स्ट लेवल पर, फिर नेक्स्ट लेवल पर, राइट। सो नंबर ऑफ लाइंस, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस, एब्जॉर्प्शन लाइंस और स्पेक्ट्रल लाइंस टू बी प्रिसाइज। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सपोज कर लीजिए कि आपका सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स के जो थे वो ग्राउंड स्टेट पे लाई कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स, और आपने कुछ फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया, तो जो सबसे ऊपर गया वो nth ऑर्बिट तक गया, तो हमको कितना टोटल लाइंस मिलने वाली हैं। तो आप बोलोगे कि पहले 1 से 2 जाने वाले के लिए करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी, राइट। फिर 1 से 3 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी। फिर आप बोलेंगे कि 1 से 4 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी। इस तरह से हम काउंट करते रहेंगे, और लास्ट वाला जो मिलेगा वो कौन से लेवल पे जाएगा, वो nth लेवल पे जाएगा। सो जो फर्स्ट ये नंबर हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये 1 से 2 ट्रांजिशन वाला है, सारे ग्राउंड स्टेट पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। दूसरा जो हमने लिखा है वो 1 से 3 ट्रांजिशन वाला है, और इसका जो काउंटिंग कर रहे हैं ये 1 से 4 ट्रांजिशन वाला है, और लेट से ये लास्ट वाला 1 से nth है। सो जो फारदेस्ट गया वो nth गया। सो कैन वी काउंट कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं। सो यू कैन काउंट इजली कि ये 1 1 1 जो मैंने लिखा हुआ है, हाईएस्ट अगर nth था तो ये n-1 रहे होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलने वाली हैं, n-1। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो डार्क लाइंस मिलेंगी आपको, वो अगर आपको ये पता है कि जो हाईएस्ट लेवल कौन सा जाता है, अगर वो nth लेवल हाईएस्ट है, तो आप पास काउंट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डार्क लाइंस जो आपको मिलने वाली हैं दैट आर गोइंग टू बी n-1। सो ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर ले जाओगे। इस पर जो वेरिएशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि लेट्स से कि वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे नहीं थे, सारे के सारे इनिशियली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर थे, तो उसके लिए जो एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं। इनफैक्ट हम इसका इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करके काउंट भी कर सकते हैं। तो ये जो n-1 नंबर है दैट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द केस व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। नाउ सपोज करिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट पर है, लेट्स से ये जो केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कोई nth वाला है, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बना रखी है nth स्टेट पर है।
सो अगर कोई nth स्टेट पर चला जाएगा तो फिर वहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टे नहीं करेगा, क्योंकि वो डाउन साइड भी जंप कर सकता है, यानी हायर ऑर्बिट से वो अंदर वाले ऑर्बिट पे भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी होगी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये वापस आ रहा होगा तो उस समय फिर ये एक दूसरे तरह के लाइंस प्रोड्यूस करता है, जिनको हम बोलते हैं इमिशन लाइन। So when electron jumps from higher energy orbit to a lower energy orbit, then it releases a photon. तो वो फोटोन को रिलीज कर रहा होता है, तो उस फोटोन की वजह से हमको ब्राइट लाइट्स मिलती है, क्योंकि फोटोन आया इसका मतलब लाइट आया। तो ये जैसे आपको डार्क लाइंस मिली थी, तो इमिशन केस में हमको ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो इमिशन केस को देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा। लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन इस n=4 पे था, थर्ड एक्साइटेड लेवल पे था, इस वाले एक लेवल पर ये था। सो इसका मतलब ये एक्साइटेड थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर है। जब ये जंप करेगा तो इसके पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? ये थर्ड पे डायरेक्टली जंप कर सकता है। जब ये थर्ड पे डायरेक्टली जंप करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज करेगा, जिसके लिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ से निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी रही होगी। और एक बार एनर्जी पता चल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर थिंग कुड बी कि ये डायरेक्टली 3 पे ना जा करके 2 पे चला जाए, सो इसके करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट वेवलेंथ आएगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पर आ जाए, सो इसके करस्पॉन्डिंग एक और वेवलेंथ आपको मिलेगा, राइट। सो एक तो ये 3 आया। फिर जो थर्ड पर गया यहाँ पर उसके पास भी ऑप्शन होगा कि वो अब सेकेंड पर आ जाए या फिर वो डायरेक्टली नीचे आ जाए। अभी जो सेकेंड पर गया उसके पास भी एक ऑप्शन होगा कि वो इस तरह से ग्राउंड पर आ जाए। सो अगर n=4 से स्टार्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग डाउन साइड, तो आप पाओगे कि दिस इज हाउ नंबर ऑफ लाइंस आर गोइंग टू बी देयर। तो एक इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगा, एक इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगा, एक इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर आएगा। इसलिए हम सारी एनर्जी डिफरेंस को निकालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालते हैं। सो हम काउंट कर सकते हैं कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने वाली हैं। सो 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर यानी n=4 पर है और अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट पर आता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको एक स्टेट देगा कि इस स्टेट पर थे, बताइए दूसरे स्टेट पर आने पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग दी एनर्जी लेवल, और उनको काउंट भी कर सकते हैं। और अदरवाइज वी कैन आल्सो मेक अ फॉर्मूला फॉर दैट पर्पस। सो इमिशन spectral lines, I need to write spectral lines। सो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। लेट्स से ट्रांजिशन n से 1 तक हो रहा है। सो अगर n से 1 होना है तो टोटल कितनी लाइंस अपने को मिल पाएंगी वो अपने को काउंट करना है। सो आप ये काउंट कर सकते हो कि अगर वो nth पर होगा तो कितने उसके पास ऑप्शन होंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर n पर है, जैसे ये 4 पर था तो उसके पास कितने ऑप्शन आए? 3। तो n पर होगा तो उसके पास होंगे n-1। फिर उसके बाद जो एक लोअर पे आएगा, जैसे 3 पर आया था तो उसके पास कितने ऑप्शन थे? 2। तो n-1 के बाद जो लेवल बचेगा उसके पास बचेंगे n-2, देन n-3। और जब हम लास्ट पे आएंगे सेकंड वाले केस पे तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये इस तरह से सम करते चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। सो दीज विल बी द टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो अपने को मिलने वाली हैं। इनको हम लोग सम कर सकते हैं, ये 1 से लेकर के n-1 तक के नंबर्स का सम है। और दिस इज गोइंग टू बी n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर n-1 है तो n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली बनेगा n-1 डिवाइड बाई 2। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलने वाली हैं इमिशन केस में। इनको हम ब्राइट लाइट भी बोलते हैं। ब्राइट इसलिए क्योंकि अब आपको फोटोन नहीं डालना है, आपने क्या करना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स के जो एक्साइटेड लेवल वाला एटम से फिल्ड ये जो भी आपका कंटेनर है, इसको हम किसी डार्क रूम पे रख देंगे। तो डार्क रूम पे रखने के बाद क्या करेगा, जैसे ये जंपिंग होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन्स निकलेंगे तो ब्राइट लाइट आएंगी, तो वो ब्राइट लाइट हमको डार्क रूम में नजर आएगा।
तो इसलिए इसको ब्राइट लाइन्स भी कहते हैं, जस्ट लाइक उसको हम लोग डार्क लाइन कहते हैं। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। n इक्वल टू 4 के लिए हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, सो n इक्वल टू 4 के लिए टोटल नंबर 6 आ रहा था, रखते हैं 4, सो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2 दैट इज 6। सो यू कैन क्विकली गिव योर आंसर फॉर एनी केस, राइट। माइंड इट दिस इज फ्रॉम n to 1, और अगर n1 to n2 होगा तो करस्पॉन्डिंगली हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ओके। आफ्टर लर्निंग दिस एब्जॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रल लाइंस, कैसे वो बनते हैं, उनका क्या मीनिंग है, टोटल कैसे काउंट कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा और डिटेल पे चलेंगे। और इस इमिशन के केस में ही जैसा इमिशन में होगा वैसा एब्जॉर्प्शन में होगा। कई बार आपसे पूछेगा वेवलेंथ निकालिए, तो लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन दिखाएगा, इसको ट्रांजिशन भी बोलते हैं, तो पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए कितना वेवलेंथ आ रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं। सो इसको हम लोग इस तरह से हेडिंग में रख सकते हैं कि emission transition from n2 to n1। सो लेट्स से कि कोई भी आइटम है, इन जनरल हम लोग फॉर्मुलेशन बना लेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। कोई भी आइटम है जो n2 नंबर पे था, तो n की वैल्यू n2 थी, और फिर वो जंप करता है n1 पे। सो n2 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहा होगा वो रहा होगा En2, और n1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहा होगा उसको En1 बोलेंगे। En2 निकालने का मतलब हुआ दिस इज गोइंग टू बी माइनस 13.6 z² डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। z अभी हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, इसको लोग ये हाइड्रोजन के लिए भी है और बाकी सब के लिए भी है। n1 के केस पे आप लिखेंगे माइनस 13.6 z² डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। सो क्या हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस कितना रहा होगा? सो हम लोग डेल्टा ई निकाल लेते हैं कि कितना एनर्जी डिफरेंस रहा होगा। तो एनर्जी डिफरेंस के लिए आप बोलोगे कि ये एनर्जी न्यूमेरिकली बड़ी होती है, ये न्यूमेरिकली छोटी होती है, क्योंकि माइनस साइन भी लगा हुआ है। सो आप En2 माइनस En1 लिख लीजिए। आप चाहें तो En1 माइनस En2 लिखें, क्योंकि हमको वो एनर्जी चाहिए जो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम लोग पॉजिटिव डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमने ये पॉजिटिव डिफरेंस निकाला तो ये बनेगा अपने लिए 13.6 z² दैट विल बिकम द कॉमन, और इन द ब्रैकेट यू विल गेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बोर मॉडल का ही वर्जन हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। सो दिस विल बी द एनर्जी दैट विल बी इमिटेड बाई दोज इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन के पास ये एनर्जी आएगी। सिंस ये एनर्जी फोटोन की एनर्जी होगी तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ। तो ये लेवल का एनर्जी डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है वही फोटोन की एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा hc/λ इज इक्वल टू 13.6 z² in the bracket 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंस ये एमिशन है, इसको तो n2 हायर एक्साइटेड स्टेट रहा होगा, n1 लोअर एक्साइटेड स्टेट रहा होगा, तो n2 बड़ा है, सो n1 छोटा, तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग पॉपुलरली इस फॉर्म में लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई hc भी एक कॉन्स्टेंट है, इंटू z² इन द ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फर्दर इसको हम फाइनल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट वाला स्टेप है उसको हम लोग r से इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये बनता है r z² इन द ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला जिसको आप यूज़ करके डायरेक्टली ये बता सकते हो कि जो फोटोन निकला है उसकी वेवलेंथ क्या आने वाली है। अगेन ये n1 n2 इंटीजर्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको बताएगा कि n2 कौन सा लेवल है जहाँ से स्टार्ट किया है, और n1 कौन सा लेवल है जो कि लोअर लेवल है। z क्या है, जो एटम आप यूज़ कर रहे हो उसका z नंबर है, और r यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगी। तो आप इस r को भी याद रख सकते हो। सो r हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई hc, राइट। और इसके बाद में इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 13.6 था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, माइंडेड। SCV को हमने को प्रॉपर रखना है, तो ये 1/मीटर पर आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आती है 1.097 रफली 10⁻⁷
पर मीटर आती है, मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है तो 1/λ का जो यूनिट आएगा वो 1/मीटर आएगा। सो इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द आर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो आर इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। Okay, so this is important formula that you are supposed to remember. इस फॉर्मूले को आप एब्जॉर्प्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, इमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में दिखाया गया वो इमिशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हम N1 N2 को स्वैप कर देंगे सो दैट कि कोई लेमडा पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग एटम के लिए तो Z पे कंपेयर करा लेगा, अलग अलग N1 N2 दे करके आपसे लेमडास की रेशियो पूछ सकते हैं तो वो बता सकते हैं, राइट। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज़ कराने के लिए कई बार ऐसे टर्म यूज़ करता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए, तो उसके लिए ये अगेन पिक्चर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जानते हो कि अगर वेवलेंथ छोटा हुआ है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब वेवलेंथ कम आएगी, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम है इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। तो किसी भी हम लेवल से चलेंगे और अगर हमको इमिशन दिखाना है यानी इस तरह की बात करनी है तो किसी भी लेवल से चलेंगे तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी डिफरेंस वो सबसे कम होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर आपसे कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा तो उसके जस्ट नेबर नेक्स्ट को पकड़ना। जैसे n=4 पर था और आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए तो उसका जंपिंग हमको दिखाना है n=3 पर, राइट। अगर आपसे बोलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट एनर्जी। सो लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस होगा फ्रॉम दैट लेवल टू इनिशियल लेवल, राइट। इनिशियल मीन्स द ग्राउंड लेवल। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी पूछ सकता है। तो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पूछेगा तो फिर अगेन एनर्जी मिनिमम गैप जो मिलेगा अपने को वो कंसेक्यूटिव में मिलेगा तो उसके लिए वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी, और जो इनफाइनाइट तक चला जाएगा उसके लिए वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी क्योंकि उसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी उसको कि वो इनफाइनाइट स्टेज पे भी चला जाएगा, यानी कि वो एटम को छोड़ करके बाहर भी निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर चला जाता है तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। कई बार आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे कि ये वो एनर्जी होती है जिसको मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ करके या न्यूक्लियस को छोड़ करके या एटम को छोड़ करके बाहर चला जाता है। सो लेट्स से कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो En स्टेज पे था, तो En से कहाँ पे चला जाएगा, E इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो उसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हमको लिखना हो तो हम E ऑफ आयोनाइजेशन की अगर बात करें सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली एनर्जी इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस En। इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी बेस E इन्फिनिटी कितना होगा 0 और En की वैल्यू कितनी थी -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो किसी भी केस के लिए अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 13.6 Z² डिवाइड बाई n²। These many electron volts will be the ionization energy. Now इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछता है कि बोलता है कि लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर है। तो हाइड्रोजन एटम है इसलिए Z पता चल गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर है इस वाला n की वैल्यू 3 हो गई, और उससे अगर आपको आयनाइज कराना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करके या यूज़ करके हम बता सकते हैं। Fine, so that's the ionization energy from any level and that will be due to absorption, right? उसी के next spectral series of hydrogen atom. So hydrogen atom में जब हम लोग spectral series को देखते हैं emission केस के लिए, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो ये emission केस के लिए है, तो अपने को कुछ सीरीज मिलती हैं। जैसे कि अगर हम ग्राउंड स्टेट या n=1 के लिए वॉच करेंगे तो 1 पर जो लाइंस आ सकते हैं या जो वेवलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कई तरह के वेवलेंस को इमिट करेंगे। सो जो फर्स्ट पर आएंगे उनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, दे विल बी नोन एज वन सीरीज। n=2 पर जो ट्रांजिशंस हो रहे होंगे दे विल बी नोन एज अनदर सीरीज।
सिमिलरली n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो ये जो 5 हैं ये स्पेशल सीरीज हैं जो हाइड्रोजन एटम के लिए ऑब्जर्व की जाती हैं। उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये जो लाइमन सीरीज है इसके लिए ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन कहाँ पर आए, 1 पर आए, और n आपका स्टार्ट होगा 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहेगा अप टू इनफाइनाइट तक। सो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होंगे दे विल बी नोन एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली बामर सीरीज पे क्या होता है, बामर सीरीज में जो ट्रांजिशंस आएंगे उसको n से स्टार्ट होना होगा लेकिन वो 2 तक आएगा, 2 तक, n इक्वल टू 2 तक आएगा, उसके नीचे नहीं। तो यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। सो इन ट्रांजिशन को हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। सिमिलरली आगे बढ़ जाएंगे और सभी को हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, जैसे पार्शियन सीरीज है। सो इन केस आप पार्शियन सीरीज के लिए ऑब्जर्व करना चाहोगे तो उनमें कौन कौन से ट्रांजिशंस इन्वॉल्व होते हैं। सो वो सारे ट्रांजिशन जो nth स्टेट से चलेंगे या nth लेवल एनर्जी लेवल से चलेंगे और 3 पर आकर के रुकेंगे, उनके लिए n जो अवेलेबल होगा वो 4 ऑनवर्ड्स होगा, राइट। एंड ये कब तक चलेगा, ये सारे इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो इनफाइनाइट तक से सारे ट्रांजिशंस वहाँ पर आएंगे, उनको कलेक्टिवली हम लोग सीरीज के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए आप n डिसाइड कर सकते हो एंड यू कैन डिसाइड कि कौन कौन से ट्रांजिशंस उस पर लाई कर रहे होंगे। सो ये n अप टू 4 तक आएगा, जहाँ पर n की वैल्यू 5 यानी 5 से 4 आ सकता है, 6 से 4 आ सकता है, 7 से 4 आ सकता है और किसी भी से 4 आ सकता है। एंड जो लास्ट है 5th है, दैट्स कॉल्ड फंड सीरीज। और इसके लिए जो ट्रांजिशंस होते हैं वो n इक्वल टू 6 ऑनवर्ड्स होते हैं, अप टू 5 तक आता है। सो 6, 7, 8 यहाँ से चल करके n इक्वल टू 5 पर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये फंड सीरीज के ट्रांजिशंस है, राइट। और सभी के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे अपने को आंसर मिल जाता है, राइट। अगर आपको एनर्जी या वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलरली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो अपने लिए ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बामर के लिए, बामर सीरीज का कोई भी ट्रांजिशन अगर आपको देखना है तो उसके लिए n2 जो होगा वो n हो जाएगा और जो n1 था वो फिक्स हो गया, वो 2 हो गया। सो n1 हैज़ टू बी 2। इसके लिए फिर अपने 1 लेमडा निकालना है, तो 1 लेमडा की वैल्यू आएगी r, सिंस हाइड्रोजन है तो z 1 हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट मीन्स n स्क्वायर। सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर बामर सीरीज। अब इसमें n को अगर आप 3 लेते हो, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि लेट से कि आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज होगी जो n इक्वल टू 3 से आएगी। और आपसे पूछता शॉर्टेस्ट बताइए, शॉर्टेस्ट वो होगी जो n इक्वल टू इनफाइनाइट से आएगी। सो इस तरह से आप सीरीज लिमिट भी पता कर सकते हो कि कौन सा किस वेवलेंथ से लेकर के किस वेवलेंथ तक बामर सीरीज पे पाए जाते हैं ना। बामर सीरीज का एक और स्पेसिफिक यूटिलिटी है कि बामर सीरीज में ही आपको ये विजुअल लाइट मिलती है। तो विजुअल लाइट जो होती है वो बामर सीरीज ट्रांजिशंस में ऑब्जर्व होती है। तो कई बार ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सी सीरीज में हमको विजुअल लाइट ऑब्जर्व होती है, वो बामर सीरीज में होती है। जिसमें लाइट आपको नहीं ऑब्जर्व हो रही है, उसमें फोटॉन्स निकल रहे होंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी और पोर्शन पे लाइक कर रहा होगा, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, है ना, और विजुअल रेंज हो गया। तो विजुअल रेंज जो है वो बामर सीरीज पे मिलती है। ओके, सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली भी इन सीरीज के नाम को याद रखना, उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज भी हम लोग E1, E2, E3 इन सब की वैल्यूज जानते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्टली वेवलेंथ निकालना हो तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये एटॉमिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इसके आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है। इसके आगे का पोर्शन अगले वीडियो पे आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।